हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न ज्योग्राफी में। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं जियोमॉर्फोलॉजी और आज हमारी क्लास नंबर 11 है जिसमें हम पढ़ रहे हैं वोल्केनो या ज्वालामुखी। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा लिथोस्फीयर है ना, उसके नीचे जहाँ पे जो दुर्बलता मंडल है, जहाँ पे जो चट्टानें हैं वो प्लाज्मा की फॉर्म में पाई जाती हैं, उनके ऊपर क्या है कि कुछ प्लेटें हैं, वो प्लेटें तैरती रहती हैं। और जब वो प्लेटें एक दूसरे के पास और दूर जाती हैं ना, तो क्या होता है, भूकंप आते हैं या फिर ज्वालामुखी जैसी घटनाएं होती हैं। ठीक है, तो आज हमारा जो चैप्टर है वो है ज्वालामुखी का। तो हम पढ़ेंगे ज्वालामुखी किसे कहते हैं। ठीक है, ज्वालामुखी पृथ्वी के अंदर जब मैग्मा होता है और वो मैग्मा पृथ्वी के धरातल को मान लो तोड़कर और जो लावा के रूप में पृथ्वी के ऊपर आ जाता है, तो इसको क्या कहते हैं, ज्वालामुखी उद्गार कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कि पृथ्वी के अंदर से जो मैग्मा है वो धरातलीय भाग को तोड़कर और लावा के रूप में पृथ्वी की सतह पर आ जाता है, तो उसको कहते हैं ज्वालामुखी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है कि ज्वालामुखी को है ना, जो पृथ्वी की सेफ्टी वॉल कहा जाता है। क्या कहा जाता है ज्वालामुखी को? पृथ्वी की सेफ्टी वॉल कहा जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, आगे है फ्रेंड्स कि ज्वालामुखी की जो संरचना है वो कैसे हुई है। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये डायग्राम भी बनाया गया है कि कैसे किसको क्या बोला जाता है, और हम एक बार इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं कि पृथ्वी के अंदर से जो मैग्मा निकलता है ना लावा के रूप में, वो अर्थ के ऊपर आ जाता है। तो वो जिस छिद्र के सारे सारे पृथ्वी के ऊपर आता है ना, तो उस छिद्र को तो कहते हैं ज्वालामुखी छिद्र। ठीक है फ्रेंड्स, इसको हम क्या कहेंगे, ज्वालामुखी छिद्र। ठीक है, और इस छिद्र में से जो कंकड़ पत्थर निकलते हैं, वो कंकड़ पत्थर क्या है कि वो इसके चारों ओर, इस छिद्र के चारों ओर जमा होने लग जाते हैं, तो इसको हम कहेंगे ज्वालामुखी शंकु। और क्यों? क्योंकि ये शंकु के आकार में जमा होते हैं। ठीक है, और जो ये शंकु जब ये बड़े बड़े हो जाते हैं ना, जब ये शंकु बड़े हो जाएंगे तो ये पर्वत जैसे दिखाई देने लगेंगे, तो इसको कहेंगे ज्वालामुखी पर्वत। और जिस नली के सारे सारे जो मैग्मा निकलता है ना, उस नली को कहते हैं या तो ज्वालामुखी नली या फिर चिमनी कहते हैं। ठीक है, और जब ज्वालामुखी फटता है और धरातल टूटता है ना, तो वो एक कटोरे की शेप ले लेता है, तो उस आकृति को जो हम कहते हैं उसको कहते हैं क्रेटर। ठीक है फ्रेंड्स, ये बड़े से गड्ढे के रूप में दिखाई देता है, बड़ा गड्ढा होगा वो क्या कहलाएगा, क्रेटर कहलाएगा। और जब ये क्रेटर बहुत बड़ा रूप ले लेता है ना, तो यही कोल्डेरा कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, एक बार हम इसको फिर से देख लेते हैं कि ज्वालामुखी संरचना कैसे होती है। कि पृथ्वी के अंदर से जब मैग्मा बाहर आता है, तो जिस छिद्र से वो बाहर आता है ना, उस छिद्र को तो कहते हैं ज्वालामुखी छिद्र। और इस छिद्र में से जब कंकड़ पत्थर निकलते हैं और वो शंकु के रूप में जमने लग जाते हैं इस छिद्र के चारों ओर, तो उसको कहते हैं ज्वालामुखी शंकु। जब ज्वालामुखी शंकु है वो बहुत बड़ा रूप ले लेता है पर्वत की तरह, तो उसको कहते हैं ज्वालामुखी पर्वत। और जिस नलिका के सहारे निकल के आता है ये लावा, तो उस नलिका को हम कहते हैं, क्या कहते हैं कि ज्वालामुखी नली या फिर चिमनी। और जब ज्वालामुखी फटता है और धरातल टूटता है और वो कटोरे की शेप में दिखाई देता है, तो उसको कहते हैं क्रेटर। और जब ये जो क्रेटर है ये बड़ा रूप ले लेता है, तो इसको कहते हैं कोल्डेरा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे है ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थ। फ्रेंड्स, ज्वालामुखी से कौन से पदार्थ निकलते हैं कि फर्स्ट है, सबसे पहले गैस निकलती है। और कौन सी है वो गैस? वो हाइड्रोजन गैस निकलती है। वो क्या करती है, धरातल को तोड़ने का काम करती है फ्रेंड्स। उसके बाद दूसरे नंबर पे क्या होता है, जलवाष्प निकलते हैं, जो 80 से 90% तक होते हैं जो जलवाष्प। फिर कुछ गैसें निकलती हैं, वो क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड है, CO2 है, नाइट्रोजन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, अमोनिया क्लोराइड है। ये सारी गैसें ज्वालामुखी से निकलती हैं फ्रेंड्स। और जो तरल पदार्थ निकलता है उसको हम क्या कहते हैं, लावा कहते हैं। और कुछ उबलता हुआ पानी भी निकलता है। उबलता हुआ पानी कैसे निकलता है? क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए पानी उबलता हुआ निकलता है। ठीक है फ्रेंड्स, जो लावा जो पतला या फिर गाढ़ा होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है सिलिका की मात्रा पर। अगर सिलिका की मात्रा कम है तो जो लावा है वो पतला होगा, और अधिक होगी तो वो गाढ़ा होगा। ठीक है, और इसके आधार पर इस लावा को दो भागों में बांटा है, अल्पसिलिक या पैठिक और अधिसिलिक या अम्लीय। जो अल्पसिलिक लावा होता है उसमें सिलिका की मात्रा 40% तक होती है, इसलिए ये पतला होता है और दूर तक बहकर जाता है। और जो अधिसिलिक होती है इसमें 75% तक सिलिका की मात्रा होती है, और ये गाढ़ा होता है ज़्यादा, इसलिए ये ज़्यादा दूर तक नहीं बह पाता। ठीक है, ये जल्दी जम जाता है। और जो ऊंचे ऊंचे ज्वालामुखी जो पर्वत बनते हैं ना, वो अधिसिलिक लावा से ही बनते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, और जो
जो पठार बनते हैं वो बनते हैं अल्पशिलिक लावा के द्वारा, ठीक है। और फ्रेंड्स कुछ छोटे छोटे जो ठोस जो ये चट्टानें वगैरह निकलती हैं ना, जो ठोस पदार्थ निकलते हैं, हम उनके बारे में पढ़ते हैं कि ज्वालामुखी से कौन कौन से पदार्थ निकलते हैं। फ्रेंड्स फर्स्ट नंबर पे है चट्टानों के टुकड़े। बिल्कुल छोटे छोटे पत्थरों से लेके और 200 टन तक के भारी जो पत्थर होते हैं उनको कहते हैं चट्टानों के टुकड़े। नेक्स्ट है ज्वालामुखी राख। जो महीन असंगठित कण होते हैं उनको कहते हैं ज्वालामुखी राख। नेक्स्ट है लेपिली। लेपिली फ्रेंड्स सुपारी या फिर अखरोट की शेप के छोटे पत्थर होते हैं। ऐसे ही है स्कोरिया। स्कोरिया इनसे भी छोटे होते हैं, ये मटर के दाने के आकार के पत्थर होते हैं। नेक्स्ट है ब्रेसिया या संकोनशिम। ब्रेसिया क्या होता है फ्रेंड्स, छोटे छोटे नुकीले पत्थर होते हैं और उनके चारों ओर जब लावा चिपक जाता है तो इनको ब्रेसिया कहते हैं। नेक्स्ट है ज्वालामुखी बम। ज्वालामुखी जो बम होते हैं ना, वो 200 टन से भी बड़े बड़े पत्थर होते हैं। इनको ज्वालामुखी बम इसलिए कहा जाता है कि जब ये पत्थर ज्वालामुखी फटने के बाद कहीं पे जाके गिरते हैं ना, तो ये बहुत ज़्यादा धमाका करते हैं, ठीक है, इसीलिए इनको ज्वालामुखी बम कहा है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स झामक। झामक क्या होते हैं, जो ब्रेसिया था ना, जो छोटे नुकीले पत्थर थे उनके ऊपर जो लावा चिपक गया था, अब इस लावा के ऊपर धूल के कण चिपक जाते हैं और ये एक स्पंज की तरह दिखाई देता है और ये छिद्र से दिखाई देते हैं इनमें, और ये हल्के हल्के रोड़े बन जाते हैं और इनको अगर पानी में डाला जाता है तो ये पानी में तैरते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स टफ। टफ क्या है कि जब ज्वालामुखी राख है जो वो मान लो इकट्ठी होने लग जाती है और वो पर्वत की भांति दिखाई देती है, तो उसी को ही टफ कहते हैं। एक बार हम फिर से देख लेते हैं जो ये पदार्थ निकलते हैं। सबसे पहले था चट्टान के टुकड़े। चट्टान के टुकड़े क्या था कि छोटे छोटे जो चट्टानी पत्थर है उनसे लेके और 200 टन तक के पत्थरों को कहते हैं चट्टानी टुकड़े। फिर था ज्वालामुखी राख। ये थे महीन असंगठित कण होते हैं जो उनको ज्वालामुखी राख कहते हैं। फिर है लेपिली। लेपिली जो सुपारी या अखरोट के आकार के जो पत्थर होते हैं वो होते हैं। नेक्स्ट था स्कोरिया। स्कोरिया जो होते हैं वो मटर के आकार के पत्थर होते हैं। संकोनशिम या फिर ब्रेसिया था, ये था छोटे नुकीले पत्थरों के चारों ओर जब लावा चिपक जाता है तो इनको कहते हैं ब्रेसिया। नेक्स्ट था ज्वालामुखी बम, जो 200 टन व इससे बड़े पत्थर होते हैं। झामक। झामक में क्या होता है, जो ब्रेसिया था जिसके चारों छोटे नुकीले पत्थरों के चारों ओर जो लावा चिपका था उसी के चारों ओर धूलकण चिपक जाते हैं और स्पंज जैसे दिखाई देते हैं, जो हल्के पत्थर होते हैं और इनको पानी में डाला जाता है तो ये पानी में तैरते हैं, डूबते नहीं हैं। टफ जो है वो क्या है कि जब ज्वालामुखी राख होती है वो मान लो पर्वत की भांति इकट्ठी होती जाती है तो इसी को ही टफ कहते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट है ज्वालामुखी उद्भेदन के प्रकार। कि ज्वालामुखी उद्भेदन कितने प्रकार से होता है फ्रेंड्स, ये 2 प्रकार से होता है। फर्स्ट है विस्फोटक और सेकंड है दरारी। तो विस्फोटक में क्या होता है कि इसमें ना बम की तरह विस्फोट होते हैं, आवाज़ें आती हैं जैसे बम फटता है ऐसे, और इसमें साथ ही भूकंप भी आते हैं। इसका एग्जाम्पल है इटली का विसुवियस ज्वालामुखी और जापान का फ्यूजियामा ज्वालामुखी, ठीक है फ्रेंड्स। विस्फोटक में बम की तरह आवाज़ आएगी, भूकंप भी आएंगे, ठीक है, और इसका एग्जाम्पल है विसुवियस और फ्यूजियामा। नेक्स्ट था फ्रेंड्स दरारी उद्भेदन। दरारी उद्भेदन में क्या होता है कि जो मैग्मा होता है ना वो किसी एक नली से बाहर लावे के रूप में बाहर नहीं आता, बल्कि क्या है कि सैकड़ों दरारों के रूप में सैकड़ों जो दरारें फटती हैं उनसे लावा बाहर निकलता है, उसको कहते हैं दरारी उद्भेदन। इसमें न तो आवाज़ आती है और न ही भूकंप आते हैं, और इसका एग्जाम्पल है दक्षिण भारत का पठार और यूएसए का स्नेक नदी का प्रदेश, ठीक है फ्रेंड्स। अब है वोल्केनो के टाइप्स। वोल्केनो 3 प्रकार की होती है। पहली है सक्रिय, दूसरी है प्रसुप्त और तीसरा है मृत ज्वालामुखी, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें हम पहला देख लेते हैं सक्रिय ज्वालामुखी। जो सक्रिय ज्वालामुखी होता है ये क्या होता है, इसमें थोड़े थोड़े समय पे ज्वालामुखी फटता रहता है और लावा और जलवाष्प और गैस से बाहर निकलती रहती हैं। इसका एग्जाम्पल है इटली का स्ट्रैम्बोली, जिसमें है ना हर 15 मिनट में ज्वालामुखी फटता रहता है, और इसको कहते हैं जो भूमध्य रेखा का प्रकाश स्तंभ। क्यों कहते हैं, क्योंकि जब भी ये ज्वालामुखी फटता है तो भूमध्य सागर पर इसकी लाइट पड़ती है और वो पिलर की तरह दिखाई देता है फ्रेंड्स, ठीक है। और जो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है वो है कोटोपैक्सी, जो साउथ अमेरिका के इक्वेडोर में है और इसकी ऊंचाई है 5879 मीटर, ठीक है फ्रेंड्स। इससे अगला है प्रसुप्त ज्वालामुखी। प्रसुप्त ज्वालामुखी में क्या होता है कि इसमें ना पास्ट में तो कोई विस्फोट हुआ होगा लेकिन वर्तमान में नहीं हुआ है, बट फ्यूचर में विस्फोट हो सकता है, इसकी संभावना है। इसमें
पास्ट में तो कोई विस्फोट हुआ होगा लेकिन फ्यूचर में नहीं हुआ है, बट ये संभावना है कि भविष्य में हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका एग्जाम्पल है इटली का विसुवियस और इंडोनेशिया का क्राकाटोआ, जिसको जो इंडोनेशिया का जो क्राकाटोआ है ना, उसको मृत ज्वालामुखी समझ लिया गया था, लेकिन क्या हुआ कि 1883 में यहाँ पे फिर से विस्फोट हो गया। ठीक है, और हमारे इंडिया का एग्जाम्पल है नारकोडम, जो कि अंडमान निकोबार में स्थित है फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट है मृत या सक्रिय ज्वालामुखी, सॉरी मृत या निष्क्रिय या शांत ज्वालामुखी। जो मृत ज्वालामुखी होता है या निष्क्रिय ज्वालामुखी होता है, उसमें क्या होता है कि इसमें ना एक बार कभी विस्फोट तो हुआ होगा, लेकिन दोबारा से इसमें न तो कभी विस्फोट हुआ और न ही अब होने की संभावना है, तो उसको कहते हैं मृत या निष्क्रिय ज्वालामुखी। तो इसका एग्जाम्पल है ईरान का कोह सुल्तान और देवबंद ज्वालामुखी, म्यांमार का माउंट पोपा, एंडीज पर्वत की सबसे जो ऊंची चोटी है एकांकगुआ, ये विश्व का सबसे शांत ज्वालामुखी पर्वत है, जिसकी ऊंचाई है 6,960 किलोमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है जो अफ्रीका का किलिमंजारो है वह है। फ्रेंड्स एक बार फिर से देख लेते हैं हम तीनों ज्वालामुखियों को। सक्रिय जो ज्वालामुखी होता है उसमें थोड़े थोड़े समय में जो ज्वालामुखी है वो फटते रहते हैं, जैसे एग्जाम्पल था इटली का स्ट्रैम्बोली, इसमें हर 15 मिनट में ज्वालामुखी फटता है। ठीक है फ्रेंड्स, जो प्रसुप्त ज्वालामुखी है इसमें पास्ट में तो विस्फोट हुआ था लेकिन वर्तमान में नहीं हुआ है, पर यह संभावना है कि फ्यूचर में हो सकता है, इसमें ज्वालामुखी फट सकता है, जैसे कि इटली का विसुवियस और इंडोनेशिया का क्राकाटोआ और भारत का नारकोडम। और जो मृत और जो निष्क्रिय या फिर शांत ज्वालामुखी है वो क्या है, इसमें एक बार विस्फोट हुआ है, उसके बाद कभी नहीं हुआ और न ही विस्फोट होने की संभावना है। और इसका एग्जाम्पल है कि ईरान का को सुल्तान और देवबंद ज्वालामुखी, एंडीज पर्वतमाला का एकांकगुआ, म्यांमार का माउंट पोपा और जो अफ्रीका है उसका किलिमंजारो पर्वत। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं जो ज्वालामुखी फट जाते हैं तो उसके बाद कुछ आकृतियां बनती हैं, तो वो कौन सी आकृतियां बनती हैं। फर्स्ट है फ्रेंड्स सियंडर या फिर राख शंकु। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जब ये लावा होता है वो गाढ़ा होता है और वो ज़्यादा दूर तक नहीं फैल पाता है, तो क्या होता है वो छिद्र के पास ही शंकु के रूप में जमने लग जाता है, तो इसको क्या कहते हैं, शियंडर या फिर राख शंकु कहते हैं। ये छोटे छोटे शंकु बनते हैं, लेकिन क्या है कि बार बार इनके ऊपर जो भी है मान लो और पदार्थ आए और आए तो धीरे धीरे ये बड़े होते रहते हैं। ठीक है, इसमें राख का ज़्यादा योगदान होता है और इसके जो ढाल होते हैं वो अवतल ढाल होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसका एग्जाम्पल है मैक्सिको का हवाई द्वीप। एक बार हम फिर से देख लेते हैं कि जो सियंडर या फिर राख शंकु होता है वो कैसे बनता है कि जब लावा गाढ़ा होता है, जब लावा गाढ़ा होएगा तो क्या होगा कि ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाएगा। ठीक है, अगर ज़्यादा दूर तक नहीं गया तो वो छिद्र के पास ही शंकु के रूप में जमा होने लग जाता है। मान लो ये छिद्र है और इसके पास ही किसी शंकु के रूप में जमा होना शुरू हो जाता है, और जब ये धीरे धीरे ये शंकु बड़े हो जाते हैं तो इसी तरह ये बढ़ता रहता है। और इसमें सबसे ज़्यादा योगदान होता है जो वो किसका होता है, वो राख का योगदान होता है, और इसके जो ढाल होते हैं वो अवतल होते हैं फ्रेंड्स। इसका एग्जाम्पल है मैक्सिको के हवाई द्वीप पर। ठीक है, नेक्स्ट है अम्लीय लावा या फिर अम्लीय लावा शंकु या फिर गुंबद। इसमें क्या होता है कि इसमें जो गाढ़ा लावा होता है जिसमें 70% तक सिलिका की मात्रा होती है, और ये लावा इतना ज़्यादा गाढ़ा होता है कि ये बिल्कुल गुंबद के आकार में बिल्कुल उसके पास ही जमता जाता है जहाँ से जिस छिद्र से निकला है। ठीक है, तो ये गुंबद के आकार में जमेगा और ये बिल्कुल छिद्र के पास ही जमेगा। क्यों जमेगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा है, इसमें सिलिका की मात्रा बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और ये इस प्रकार गुंबद की आकृति लेता है, तो इसको गुंबद आकार या फिर अम्लीय लावा कहते हैं। अम्लीय लावा इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें सिलिका की मात्रा अधिक होती है, जिसमें सिलिका की मात्रा अधिक होती है जिस लावा में उसको अम्लीय लावा कहा जाता है। ठीक है, इसके ढाल जो होते हैं वो उत्तल ढाल होते हैं, और इसका एग्जाम्पल है वो है इटली का स्ट्राम्बोली। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं पैठिक लावा शंकु या फिर लावा शील्ड। पैठिक लावा शंकु में क्या होता है
कि इसमें जो लावा होता है वो पतला होता है, उसमें सिलिका की मात्रा कम मात्रा में पाई जाती है, इसलिए ये ज़्यादा दूर तक बहकर चला जाता है। ठीक है, इस प्रकार से जो इसकी आकृति बनती है ना, उसी को ही हम लावा शील्ड या फिर पैठिक लावा कहते हैं। देखिए, मान लो ये इस छिद्र से निकला, यहाँ से निकला है, और ये ज़्यादा पतला था तो ये धीरे धीरे बहुत दूर तक चला गया बह के, और इस प्रकार से जो ये आकृति बनती है ना, इसी आकृति को पैठिक लावा शंकु कहते हैं फ्रेंड्स। इसके जो डाल होते हैं ये दूर तक बहकर जाता है, तो इसके डाल भी मंद होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है इसका एग्जाम्पल क्या है। इसका एग्जाम्पल है हवाई द्वीप समूह है जो, उसका तो मोना लोआ, और जो भारत है उसमें है दक्षिणी पठार, और अमेरिका का कोलंबिया का पठार किसके एग्जाम्पल हैं, पैठिक लावा शंकु के एग्जाम्पल हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं पैठिक लावा को, कि जो पैठिक लावा होता है ना, उसमें सिलिका की मात्रा कम होती है। सिलिका की मात्रा कम होगी तो वो दूर तक बहकर जाएगा, और वो इस तरह की आकृति बना लेगा जो अब यहाँ पे डायग्राम में दिखाई गई है। और फ्रेंड्स, इसके जो डाल होते हैं वो मंद डाल होते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है भारत का दक्षिण का पठार, और जो अमेरिका का कोलंबिया का पठार है वह। ठीक है, नेक्स्ट है मिश्रित शंकु या फिर कंपोजिट कोन। मिश्रित शंकु में क्या होता है, मिश्रित यानी कि ये बहुत चीज़ों के मिश्रण से बना होगा, कि राख कंकड़ पत्थर, ये राख कंकड़ और पत्थर होते हैं जो ये परत दर परत, ये परत दर परत जमते रहते हैं, जिससे क्या होता है कि जो ये मिश्रित जो ये शंकु होता है इसका निर्माण होता है फ्रेंड्स। ठीक है, और इसका जो एग्जाम्पल है वो है जापान में फ्यूजियामा, अमेरिका का माउंट शस्ता, रेनियल हुड, और फिलीपींस है जो उसका मेयान, और इटली का स्ट्राम्बोली। ठीक है, ये देखिए, मान लो यहाँ से जो लावा है वो निकला, मान लो पहले कंकड़ पत्थर छोटे निकला है तो इस पहली रो में कंकड़ पत्थर जम गए, दूसरे स्तर में थोड़े बड़े आए तो वो बड़े जम गए, फिर राख आई तो राख जमती चली गई। इस तरह से मिश्रण में जमा, कहीं पहली परत में पत्थर जम गए, दूसरी में मान लो और बड़े पत्थर जम गए, तीसरी में राख जम गई। इस तरह से परत दर परत बनाए ये मिश्रित शंकु। ठीक है फ्रेंड्स, आगे है घोंसलादार शंकु। घोंसलादार शंकु में क्या होता है कि जब एक ज्वालामुखी में कई बड़े बड़े शंकु बनते हैं ना, तो इसी आकृति को क्या कहते हैं, घोंसलादार शंकु कहते हैं। और इटली का जो विसुवियस जो ज्वालामुखी है उसको क्या कहते हैं, घोंसलादार शंकु की उसकी शेप है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है कि ज्वालामुखी डार्ट या फिर ज्वालामुखी पलग। इसको हम कैसे देखेंगे कि जब भी मैग्मा जिस नली से बाहर आता है ना, उसके आसपास वो मैग्मा जमने लग जाता है, तो कुछ समय के बाद जो आसपास जमा जो वो लावा था वो अपर्दित होता चला जाता है। ठीक है, वो तो अपर्दित हो जाता है, लेकिन जिस नली के सहारे वो आया था ना, उस नली में जो जितना भी जो ये लावा था वो अपर्दित नहीं हो पाता, तो वो एक डार्ट या एक पलग के रूप में दिखाई देती है। इसी को ज्वालामुखी डार्ट या फिर ज्वालामुखी पलग कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है अमेरिका का डेविल टावर, ब्लैक हिल्स, और फ्रांस का पाई द कॉम। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है ज्वालामुखी पर्वत। तो ज्वालामुखी पर्वत कैसे बनते हैं कि जब ज्वालामुखी फटता है और लावा जमता रहता है, और जब फिर से दो मान लो ज्वालामुखी फटा और ये लावा यहाँ जम गया, फिर दोबारा से फटा, फिर उसके ऊपर फिर से जम गया, फिर फटा, फिर जम गया, तो ये परत दर परत जो ज्वालामुखी है ये जमता रहता है और ये पर्वत की तरह दिखाई देता है। इसी को ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है फ्यूजियामा, और जो ये अफ्रीका है इसका किलिमंजारो। ठीक है फ्रेंड्स, आगे है कोल्डेरा किसे कहते हैं। जो कोल्डेरा है ये स्पेनिश वर्ड है जिसका अर्थ होता है कड़ाहा। ठीक है, कोल्डेरा का अर्थ है कड़ाहा, और ये स्पेनिश वर्ड है। जब ज्वालामुखी फटता है और जो धरातल को तोड़कर एक खड्डा सा बना लेता, मान लो ये खड्डा बन गया ज्वालामुखी, यहाँ से ज्वालामुखी फटा और यहाँ पे ये खड्डा बन गया, तो जो ये खड्डा है ये बड़ा हो जाता है, तो इसको क्या कहते हैं कि जब ये बड़ा हो गया तो ये बड़े कढ़ाई के रूप में दिखाई देगा। इसी को ही हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे कोल्डेरा। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो होता है ये हजारों किलोमीटर बड़ा खड्डा होता है, और इसका एग्जाम्पल है विश्व का सबसे बड़ा काल्डेरा जापान का आसो कोल्डेरा है, जो कि 27 किलोमीटर चौड़ा है, और इसका जो घेरा है वो है 112 किलोमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, फिर से देखते हैं कोल्डेरा, कि कोल्डेरा जो है वो एक स्पेनिश वर्ड है जिसका अर्थ होता है कड़ाहा, और जब ज्वालामुखी धरातल को फाड़ कर बाहर आता है वो लावा तो एक खड्डा सा बना लेता है। उस खड्डे का जब आकार बड़ा दिखता है तो उसी को कहते हैं कड़ाहा।
ठीक है। खड्डा है कोई हम क्या कहते हैं, कोल्डेरा कहते हैं फ्रेंड्स। और जो ये कोल्डेरा है ये हज़ारों किलोमीटर बड़ा एक खड्डा होता है। और इसमें जो एग्जाम्पल है वो है, ये विश्व का सबसे बड़ा जो कोल्डेरा वो है जापान का आसो कोल्डेरा, जिसकी चौड़ाई तो है 27 किलोमीटर और जिसका घेरा जो है गोल घेरा है वो है 112 किलोमीटर। नेक्स्ट है फ्रेंड्स क्रेटर। जब ज्वालामुखी फटेगा तो जो शुरू में जो छोटा खड्डा बनता है उसी को ही हम क्रेटर कहते हैं। और जब इसमें है ना, इस क्रेटर में पानी भर जाता है, मान लो ये छोटा खड्डा बना, ये झील सी बन जाएगी जब इसमें पानी भर जाएगा तो, ठीक है। खड्डे को तो कहेंगे क्रेटर, और जब पानी भरने के बाद जो झील सी दिखाई देगी उसको कहेंगे क्रेटर झील, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए इसमें क्या डिफरेंस था कि जो क्रेटर होगा वो तो छोटा खड्डा होगा और जो कोल्डेरा होगा ना वो यही बड़ा हो जाएगा, इसको ही कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आगे है कि विश्व में ज्वालामुखी का वितरण। विश्व में ज्वालामुखी का वितरण देखते हैं फ्रेंड्स। फर्स्ट है प्रशांत महासागर की फायर रिंग। हमने जब कल भूकंप पढ़ा था उसमें भी पढ़ा था ये, ठीक है फ्रेंड्स। सेम वही प्लेस है जहाँ पे भूकंप आते हैं तो वहीं पे ये ज्वालामुखी भी फटते हैं। देख लेते हैं, इसमें विश्व के 88% एक्टिव ज्वालामुखी होते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। और दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका के केप हार्न से लेकर एल्यूशियन द्वीप से लेकर और ऑस्ट्रेलिया द्वीप तक जाती है, ठीक है। ये पेटी है जो कहाँ से कहाँ तक, दक्षिण अमेरिका, उत्तर अमेरिका के केप हॉर्न से लेके एल्यूशियन द्वीप से ऑस्ट्रेलिया तक जाती है। और 60% जो विश्व के ज्वालामुखी हैं वो इसी पेटी में ही आते हैं। विश्व के 403 एक्टिव वोल्केनो हैं यहाँ पर, ठीक है फ्रेंड्स। एक बार फिर से देखते हैं, जो प्रशांत महासागर की जो फायरिंग पेटी है इसमें क्या है कि इसमें विश्व के 88% एक्टिव ज्वालामुखी हैं फ्रेंड्स, ठीक है। और दक्षिण अमेरिका, उत्तर अमेरिका और केप हॉर्न से लेकर एल्यूशियन द्वीप से ऑस्ट्रेलिया तक जाती है। और विश्व के जो 403 एक्टिव ज्वालामुखी हैं वो हैं यहाँ पर। और मध्य जो महाद्वीपीय पेटी है दूसरे नंबर पे, उसमें क्या है, उसमें कि जो इटली का जो स्ट्राम्बोली है और विसुवियस है, इंडोनेशिया का क्राकाटोआ और जो इंडिया का दक्षिण पठार है वो सारे के सारे मध्य एशियन पेटी में आते हैं यहाँ पे, जहाँ पे ज्वालामुखियाँ फटती हैं, ठीक है। आगे है फ्रेंड्स अंध महासागरीय पेटी। अंध महासागर कहाँ पे स्थित है, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका का पूर्वी भाग और यूरोप और अफ्रीका के बीच में। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका और यूरोप और अफ्रीका के बीच में क्या है, अटलांटिक महासागर है, जहाँ पे क्या है एस आकार की कटक है, ठीक है। एस आकार की जो कटक है ना, इसी के सारे सारे ज्वालामुखी फटते हैं फ्रेंड्स। हमने कल इसको भूकंप में भी पढ़ा था, यही अंध महासागरीय पेटी, ठीक है। तो सेम उसी स्थान पर क्या होता है, ज्वालामुखी भी फटते रहते हैं और क्या होता है, महासागरीय नीतल का प्रसार होता है। और जो एजोर द्वीप है और जो सेंट हेलेना द्वीप है, अंध महासागरीय द्वीप है, यहाँ पे ज़्यादातर ज्वालामुखी फटते रहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये था हमारा ज्वालामुखी का टॉपिक। इसमें हमने क्या क्या पढ़ा कि ज्वालामुखी किसे कहते हैं, ज्वालामुखी की संरचना कैसे होती है, और ज्वालामुखी से जो निकलने वाले पदार्थ हैं उनमें जैसे सबसे पहले हाइड्रोजन, फिर जलवाष्प और कुछ जो ये गैसें थी वो थी। इसके साथ साथ तरल पदार्थ में लावा और उबलता हुआ पानी था। और फिर हमने पढ़ा कि दो प्रकार का लावा होता है, अधिसिलिक और अल्पसिलिक। जो अधिसिलिक है उसमें सिलिका की मात्रा अधिक होती है और जो अल्पसिलिक है उसमें सिलिका की मात्रा कम, ठीक है फ्रेंड्स। आगे हमने देखा कि जो ज्वालामुखी पर्वत होते हैं वो बनते हैं अधिसिलिक लावा के द्वारा, और जो ज्वालामुखी और जो पठार होते हैं वो बनते हैं अल्पसिलिक लावा के द्वारा। फिर कुछ ठोस पदार्थ निकलते हैं जिनमें चट्टानों के टुकड़े, ज्वालामुखी राख, लैपिली, स्कोरिया, ब्रेशिया, ज्वालामुखी बम, झामक और टफ पढ़ा हमने। उसके बाद पढ़ा कि ज्वालामुखी के जो उद्भेदन के प्रकार हैं वो 2 प्रकार हैं, विस्फोटक और दरारी उद्भेदन। उसके बाद पढ़ा 3 तरह की सक्रिय, प्रसुप्त और मृत ज्वालामुखी, ये इसके प्रकार हैं। और फिर हमने पढ़ा कि जो आकृतियां हैं वो कौन सी बनती हैं, जैसे राख या फिर अम्लीय शंकु,
पैठिक लावा या फिर लावा शील्ड, मिश्रित शंकु, घोंसलादार शंकु, ये पलग या फिर ये ज्वालामुखी डाट, ज्वालामुखी पर्वत, कोल्डेरा और क्रेटर, ये हमने इससे बनी जो आकृतियां थी वो पढ़ी। फिर विश्व में जो ज्वालामुखी का वितरण था, प्रशांत महासागर की जो फायर रिंग थी वो, मध्य महाद्वीपीय जो पेटी थी फिर हमने वो पढ़ी। उसके बाद पढ़ा जो हमने अंध महासागरीय पेटी, जिसमें हम नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में जो अटलांटिक सी था, इनमें अंध महासागर था ना, जो यूरोप, अफ्रीका और नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में, और वो वहाँ पे जो एस आकार की कटक बनती है वो पढ़ा। इन सब में जो ज्वालामुखी उद्भेदन होता है हमने ये सब कुछ पढ़ा है फ्रेंड्स। आज का हमारा ज्वालामुखी का टॉपिक कंप्लीट, और कल हम पढ़ेंगे महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। ठीक है फ्रेंड्स, अगर फ्रेंड्स मेरी क्लास आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है फ्रेंड्स, बाय बाय।